अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह चांद। ईरान के बाद अब कतर भी इसराइली जारियत का निशाना बन गया है। आज की ताज़ा तरीन खबर यह है कि इसराइल ने कतर में मिसाइल दागे बल्कि फ़िज़ाई हमला किया है, जिसमें हमास की उस क़यादत को निशाना बनाया गया जो मुज़ाकरात के सिलसिले में दोहा में मौजूद थी। अमरीकी सदर ने एक दिन पहले ही खबरदार किया था हमास को कि वो इसराइली कैदियों को रिहा कर दें और कहा था कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर उसके संगीन नताइज होंगे। याद रहे कि अमरीकी सदर ट्रंप ने इससे पहले ईरान को भी एक दफ़ा खबरदार किया था और उसके अगले ही दिन इसराइल ने ईरान की एटमी तनसीबात पर हमला किया था, बल्कि अमरीका ने भी ईरान पर हमला कर दिया था। अब इसराइली जारियत का दायरा मशरिक़ वस्ता से फैलता जा रहा है और अब कतर में जो ताज़ा तरीन हमला हुआ है और वो भी मुज़ाकराती टीम पर हमास की, इसके बाद मशरिक़ वस्ता में अमन के जो इम्कानात थे वो मदम पड़ते जा रहे हैं। इस इसराइली जारियत के से ख़ित्ते में क्या तब्दीली वाक़ हो सकती हैं और सऊदी अरब जैसे बड़े अरब ममालिक और दीगर ममालिक जिनके इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात भी हैं, क्या इस रेड लाइन के अबूर करने पर इसराइल के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई करेंगे, चाहे सिफारती ही सही। ये सब कुछ जानने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है मंसूर जाफ़र, माहिर हैं अमूर मशरिक़ वस्ता के, और उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट जावेद राना जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मंसूर जाफ़र, आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे ये एग्जैक्टली हुआ क्या है और क्या इसमें कुछ कैजुअल्टीज़ हैं, कोई हमास की क़यादत का जानी नुकसान भी हुआ है, और फिर अमेरिका का इसमें क्या किरदार नजर आ रहा है आपको? जी बहुत शुक्रिया जी। जहां तक तो इसमें कैजुअलिटी फिगर का ताल्लुक है कि जो इस वक्त तक जो कंफर्मेशन हमास के जो तर्जुमान हैं सुहेल अल हिंदी, उनकी तरफ से ये बताया गया है कि इसमें इस हमले में जो खलील अल हैया जो मुज़ाकराती वफद के सरबराह थे, उनके बेटे हमाम अल हैया वो शहीद हुए हैं और उनके दफ्तर के जो इंचार्ज हैं, उसके अलावा कुछ दीगर जो उनका स्टाफ था वो भी इस हमले में काम आया है। जहां तक जो टॉप रैंकिंग लीडरशिप का ताल्लुक है वो इस हमले में महफूज रही है। खुद खलील अल हैया साहब भी और खालिद मशहद साहब, मूसा अबू मरज़ूक साहब और दीगर रहनुमा जो वहाँ मौजूद थे वो इस हमले में महफूज रहे हैं और ये इस वक्त तक के वहाँ की कैजुअलिटी सूरत हाल है। और जहाँ तक इस हमले के बाद की जो सूरत हाल का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो रद्दअमल अब आ रहा है, खासतौर पे अरब कैपिटल बिलखुसूस सऊदी अरब का जिक्र करना चाहूँगा कि वली अहद ने जो बाशगाफ अल्फाज में कहा है कि हम अपने तमाम लॉजिस्टिक, तमाम जो चीज़ें हैं वो कतर के डिस्पोजल पे रखते हैं। कतर जिस अंदाज से इस इशू को रिस्पॉन्ड करना चाहेगा, सऊदी अरब जो है वो दामे दरहमे सोहने कदमे कतर के साथ होगा। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और ख़ासतौर पे माजी में अगर आप देखें जो कतर को थोड़ा सा आइसोलेट करने के हवाले से जीसीसी कंट्रीज का एक अलायंस हुआ था, उसके बाद से जो अप्रोचमेंट हुई है तो उसके बाद और बिलखुसूस जब ईरान की तरफ से अटैक किया गया था तो उस वक्त भी जो शो ऑफ सॉलिडारिटी था वो भी तकरीबन इसी लेवल का था। लेकिन अब मैं समझता हूँ जो स्टेटमेंट आई है वो बड़ी अहम है और इसको देखते हुए एक तवक्को की जा रही है कि इस वक्त कम अज कम वो रीजनल ममालिक के जिनके इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात हैं, कम से कम उन्हें मुंजमद करने के हवाले से जो ऐलानात हैं उसके बारे में क्या सराहियाँ भी हैं और तवक्को भी जाहिर की जा रही है, क्योंकि इस वक्त जो एक रद्द-ए-अमल जनरेट हुआ है खासतौर पे कतर जैसा मुल्क के जो एक पूरे पीस प्रोसेस को स्पीयर हेड कर रहा था और खासतौर पे जो डिप्लोमेटिक निगोसिएशन चाहे वो अमरीकन की अफगान के साथ हो, तालिबान के साथ हो या अदरवाइज, उसमें हमेशा से एक लीडिंग रोल उसका रहा है। ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो पिछले 2.5 बरस से जिस तरह अग्रेसिवली इन्वॉल्व था और कतर को यकीन इस बारे में बहुत सारी धमकियां भी मिलती रही हैं और खुद हमास की क़यादत को भी हिट करने के लिए वाशिदाफ ऐलानात जो है वो इसराइल की तरफ से वक्तन फवक्तन देखने को आते रहे हैं। मगर मंसूर, सवाल मेरा ये है कि अमेरिका का इसमें क्या किरदार है? सदर ट्रंप एक दिन पहले खबरदार करते हैं, हमास को संगीन नताइज की धमकी देते हैं और उससे अगले ही रोज़ कतर में हमास की क़यादत पे मुज़ाकराती टीम पे हमला कर दिया जाता है,
ये तो बज़ाहिर एक पागलपना है, और ये इसराइल तो बज़ाहिर एक बिगड़ा हुए बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। इंतहाई गैर जिम्मेदाराना ये कार्रवाई है, और ईरान पे भी हमले में पहल की जाती है, कतर पे भी हमला कर दिया जाता है, और कतर वो मुल्क है जिस पे ईरान ने भी हमला किया था, और कतर में अमरीकी अड्डे भी मौजूद हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा अमरीका क्या पोजीशन अख्तियार कर रहा है इस सारे वाक़े के ऊपर। देखिए जी, जहां तक अमरीकी मौक़िफ़ का ताल्लुक है तो वो तो आपको इस वक्त जो इसराइल की टीवी स्क्रीन है वहां से वाज़ेह हो रहा है कि उनके वज़रा बिल्कुल दो-टोक अंदाज में ये बात उसका अदा कर रहे हैं बार बार कि हमने अमरीका को न सिर्फ इसकी पेशगी इतला दी है, बल्कि अमरीका ने हमें तमाम जो लॉजिस्टिक जो इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड थी उस इजलास या उनकी वेयर अबाउट्स के बारे में वो भी फराहम की हैं। तो इसराइल और अमरीका का न सिर्फ यहाँ पे इंटेलिजेंस कॉपरेशन है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक होमवर्क भी दिखाई देता है। और शायद आने वाले दिनों में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी वजारत दफा को वजारत जंग का रीटाइटल किया है या रीनेम किया है, उसके बाद खुद ही एक ना एक दिन किसी मीडिया लीक के जरिए इस हमले की तफसीलात जो है, ये जो निगोशिएशन उनके बैकएंड पे हुई हैं, वो भी आपके सामने आ सकती हैं। तो अमेरिका की आशीर्वाद, उसकी सपोर्ट और उसकी कनाइमेंस के बगैर इसराइल कम से कम कतर पर इस नौयत का हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि कतर का पोटेंशियल भी अच्छी तरह मालूम है इसराइल को, और उसके साथ साथ अमेरिका को भी मालूम है, क्योंकि उनकी इस वक्त जो खित्ते में सबसे बड़ा जो स्ट्रेटेजिक असासा है वो अल उदैद एयर बेस जो उनकी जो सेंटकॉम का मशरक़ वस्ता में हेडक्वार्टर है वो भी वहीं पे है, और वो इंतहाई एक्सपोज पोजीशन में है इस वक्त। अगर माजी में आप कह सकते हैं कि ईरान के साथ कोई फिक्स मैच हुआ था, तो लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इस पर शायद इस नौयत के पेशगी इतला या फिक्स मैच के अलग रकम भी आपको कोई एडवेंचरिज्म जो है वो देखने को मिल सकता है। चलें, ठीक है जावेद राना साहब, बड़ी हैरानी की बात है, कतर एक ऐसा मुल्क है, चाहे अफ़गानिस्तान के अमन मुज़ाकरात हों और अभी मशरिक़ वस्ता के हवाले से, और कतर ने मेज़बानी की है ऐसे तमाम अमन की कोशिशों की, और कतर जो है इसका खमियाजा भी भुगत रहा है। अब एक तरफ तो ईरान ने उस पर हमला किया, क्योंकि बज़ाहिर कतर से ही अमेरिका की तरफ से ईरान पे भी हमले प्लान किए गए थे। दूसरी तरफ अब इसराइल ने भी कतर पे हमला कर दिया है, तो और कतर जो है वो मेज़बानी कर रहा है, अमेरिका के फ़ौजी अड्डे भी वहाँ पे मौजूद हैं, और मंसूर कह रहे हैं कि अमेरिका ने इंटेलिजेंस और खुफिया मालूमात दी हमास की क़यादत के बारे में उस मुल्क के अंदर जहाँ पे वो खुद अपने अड्डों में बैठा है। तो कतर की हुकूमत की क्या साख रह गई है, क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है इस सारे वाक़े में, और उसका क्या रद्द अमल हो सकता है, क्या चॉइस है, क्या ऑप्शन है कतर जैसी हुकूमत के लिए? देखें, कतर ने काफ़ी हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट दी हैं कि ये इंटॉलरेबल है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है कि वो बर्दाश्त उनको करना पड़ेगा। अच्छा। वजह यह है कि कतर, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया, उसके लिए जहाज खरीद के दिया एज ए गिफ्ट, और फिर सऊदी अरेबिया ने भी 1.34 ट्रिलियन दिया। एंड देन आप अंदाजा कर लें, इसके बावजूद कतर के ऊपर हमला कर दिया गया। बात यह है कि जब आपका अपना डिफेंस नहीं है, जब आपका अपना दफा जो है वो आपने किराए पे दे दिया हुआ है, तो फिर यही होगा। और ये कोई मेरे लिए इतनी कोई बड़ा अनएक्सपेक्टेड इवेंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखें, जो भी अजलास हो चुके हैं OIC के यके बाद दीगरे, ये जो कंडेमनेशन की स्टेटमेंट्स हैं, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। कुछ हार्ड प्रपोजल्स आई थी, और वो हार्ड प्रपोजल जो है ईरान की तरफ से आई थी, और वो तुर्की की तरफ से आई थी, और एक नॉर्थ अफ्रीका की कंट्री, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनकी तरफ से आई थी कि आप एक इन यूनिसन मिल के इसका ट्रेड ब्लॉक करें इसराइल का, और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर एक आध मुल्क अगर करता भी है तो उससे कोई ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेरा ख्याल यह है कि तुर्की ने अब अंडर प्रेशर कर दिया है ट्रेड ब्लॉक, लेकिन उसका कोई बड़ा इंपैक्ट अभी फॉर द टाइम बीइंग पड़ने वाला नहीं है। अब बात यह है कि इन सारे अरब, सॉरी जरा दोहरा दें जावेद राना साहब, आप बारी-बारी फिलहाल क्या एक्शन लिया है, या थोड़ा सा दोहरा देंगे जावेद राना थोड़ा दोहरा दें कि इन तीन ममालिक ने क्या तजवीज़ की थी और अभी उस पर क्या एक्शन हुआ है? इन तीन ममालिक ने यह तजवीज़ दी थी कि इसराइल का
ब्लॉकेज किया जाए, ट्रेड ब्लॉकेज किया जाए, तजारती सतह के ऊपर इसके ऊपर पाबंदियां लगाई जाए। अच्छा। देखें, जॉर्डन ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, इजिप्ट ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, और फिर उनकी सारी की सारी गैस की ट्रांसपोर्टेशन इजिप्ट, जॉर्डन, ये सारी की सारी उनके साथ यूएई है, बहरीन है, मराकश है, उनका बड़ा एक एक्सटेंसिव कॉपरेशन मौजूद है। तुर्की जो अजरबैजान से जो गैस अपना उनकी जो एनर्जी सोर्स है बहुत बड़ा, वो भी तुर्की के जरिए जो है वो जा रहा है इसराइल के अंदर, लेकिन तुर्की ने तो खैर ब्लॉक कर दिया, उसने ट्रेड सस्पेंड कर दी मुकम्मल तौर पे। लेकिन उस वक्त जो राय ये थी कि आप जब तक इसके लिए कोई कंक्रीट एक्शन नहीं लेंगे तो इसका फायदा कोई नहीं। आप देखें, मगर राना साहब ये बताएं कि अब क्या सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करेंगे ये अरब ममालिक जिन्होंने इसराइल से सफारती ताल्लुकात बनाए हुए? मेरा ख्याल है कि ये मुनक़ता नहीं करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा कहीं हो गया तो शायद हो सकता है मुअत्तल कर दें। मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं आपको दो चीज़ें बड़ी बताना चाह रहा हूँ। देखें, इस वक्त अरब ममालिक में अरब हुक्मरान जो हैं उनका सबसे बड़ा मसला हमास है, उसके बाद इसराइल आता है। इसलिए उनका ख्याल है कि चूंकि ये अख़वानुल मुस्लिमीन है और अगर ये यहाँ से बच गए तो उसका खदशा उनको ये है कि जो खुफिया ब्रांचें हैं अख़वानुल मुस्लिमीन की अरब ममालिक में, ये यहाँ पे कोई अरब स्प्रिंग टाइप चीज़ हो सकती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसराइल को उन्होंने इतना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी ज्यादा लेवरेज दी हुई थी। आप देखें, मुझे समझ नहीं आती कि जॉर्डन ने अख़वानुल मुस्लिमीन के ऊपर उस वक्त पाबंदी लगाई है कि जब वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं थी, वो तो पब्लिक वेलफेयर अपना काम कर रही थी। अच्छा, मैं अगेन नाम नहीं लेता, एक मुल्क है जिसकी जो शिप्स हैं वो बकायदा उसमें अमेरिका से असला लाया जाता है और वो इसराइल को सारे के सारा वो ट्रांसपोर्ट होता है। चलें, ठीक है, ये बात सही है। मंसूर साहब, क्या लगता है आपको सफारती ताल्लुकात रखने वाले ममालिक का क्या रिएक्शन हो सकता है, और ख़ासतौर पे अमेरिका मैं फिर जानना चाहूँगा आप किस किस्म का बयान देगा? देखिए जी, जहाँ तक तो अरब मुल्कों के इसराइल के साथ ताल्लुकात, उसमें मैं पर्टिकुलरली एग्जांपल देना चाहूँगा यूएई की। अगर आपने रिसेंटली उनकी स्टेटमेंट देखी हो कि जब खासतौर पे बहुत ज्यादा शोर उठा था कि वेस्ट बैंक को इसराइल एनेक्स करने जा रहा है और बड़ा एग्रेसिव कैंपेन उन्होंने लॉन्च की थी, खासतौर पे उनके जो दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले इंतहा पसंद गुजरा है उनकी तरफ से जो ऐलानात आ रहे थे और कनीसत में जो कानून साजी की जा रही थी, तो उस वक्त जो यूएई की तरफ से स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि हमने इसी बिना पे अब्राहम माहदे को साइन किया था, इसी कमिटमेंट पर किया था कि वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन जो है वो नहीं की जाएगी। तो लेकिन अगर आज वो रेड लाइन अबूर की जाएगी तो फिर हमारे लिए इसराइल के साथ ताल्लुकात जो है वो उस्तवार रखना मुश्किल हो जाएगा। ये उनकी रिसेंट स्टेटमेंट है। तो इससे आप थोड़ा सा एक मूड ऑफ द अरब वर्ल्ड जो है वो उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और इस वक्त जो इस तरीके से अरब दुनिया इसराइल अपनी इस जंग के बाद उसके शहरी पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक सिक्योरिटी लाइबिलिटी बन चुके हैं। उनके दफा, उनकी सिक्योरिटी इस वक्त कोई भी मुल्क जो है वो लेने के लिए तैयार नहीं है। उनकी एम्बेसियों के बाहर मुजाहरे हो रहे हैं। सो मच सो, अभी जब बात कर रहे थे राना साहब कि जॉर्डन ने जो फार्म पर पाबंदी लगाई, तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि उनके मुख्तलिफ स्लीपिंग सेल जो थे वो अरब दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल समेत यूरोप में मुख्तलिफ मिस्री सफारत खानों के, जॉर्डन के सफारत खानों के बाहर मुजाहरे कर रहे थे, जिससे बहुत ज्यादा सुस्ती का सामना करना पड़ रहा था दाखिली तौर पे उन मुल्कों। बहरहाल अब जो भी है वो वेस्टर्न कंट्रीज ने, वेस्टर्न गवर्नमेंट ने और वेस्टर्न सोसाइटीज ने ही रिएक्ट करना है। अरब कंट्रीज के अंदर और जो अरब सोसाइटीज हैं उनका रद्द-ए-अमल कुछ ज़्यादा देखने को शायद अभी भी नहीं मिलेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस पाकिस्तान की सूरत हाल पे बात करेंगे। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में 9 मई के मुकदमे में लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने PTI के मज़ीद रहनुमाओं को मज़ीद 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। इल्ज़ाम ये था कि 9 मई को जिन्ना हाउस के करीब चौक में सुप्रीम कोर्ट के जज के स्क्वाड की गाड़ी जलाने के का इल्ज़ाम था और जिनको सज़ा मिली है उनमें जो आम नाम हैं महमूद रशीद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, यास्मीन राशिद। इनको तीसरी बार 10-10 साल कैद की सज़ा
सुना दी गई है। इससे पहले भी मुख्तलिफ मुकदमात में इनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो सबसे पहले तो मैं कमरुल इस्लाम साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये एक ही मुकदमा, एक ही वाक़या, तीसरी बार 10-10 साल कैद की सज़ा, तो आप क्या समझते हैं बतौर सियासतदान, इंसाफ हो रहा है? ये एक मुकदमा है और ना ही ये एक वाक़या है। हाँ, तारीख एक ज़रूर है और जिसके नतीजे में ये सारे वाक़यात हुए वो भी एक है, और वो किसी की गिरफ्तारी थी जिसका कि पहले से चूंकि एक मुनज़्ज़म अंदाज में एक फैसला किया जा चुका था कि जब भी ये अमल होगा तो उसके नतीजे में उनके लिए टारगेट्स असर्टेन हो चुके थे। तो टारगेट तो एक था, उसमें कोई शक नहीं कि वो तो जिना हाउस था। लेकिन अगर उस जिना हाउस के बाहर एक और वकूआ हो जाता है, फर्ज किया एक शख्स का वहां पे कत्ल हो जाता, तो हम ये तो नहीं कह सकते थे कि जी ये वाकया वही है, कानून के हवाले से भी और वैसे भी, कि वो एक वकूआ दूसरा हुआ कि जब एक गालिबन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे, उनकी साथ जो एस्कॉर्ट गाड़ी, वो तो इत्तेफाक से उस हजूम में फंस गए किसी जगह पे, उसको आग लगाएगी। बल्कि इस वाक़े ने को रिलेट किया उस माहौल को, उस मजाज को, उस मंसूबे को कि जिस तरीके से जो इश्तियाल ऑलरेडी मौजूद था। क्योंकि अगर आप उन बाहर के जो जिना हाउस के बाहर लोग थे उनको अगर तमाशाई थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लें तो ये दूसरा वाकया उनको फिर तमाशाई नहीं बनने देता। वो ये जाहिर करता है कि वहां पे भी वही प्लानिंग थी, वही इश्तियाल था, और इश्तियाल दिलाने वाले चूंकि थे तो इसको जोग्राफियाई जो हदूद है उसमें तो नहीं लिया जा सकता कि कहें जी आप ये कह रहे हैं कमरुल इस्लाम साहब के ये जो जिनको 10-10 साल कैद की सज़ा मिली है, ये बुनियादी तौर पे ये साजिश के इल्ज़ाम में मिली है। यास्मीन राशिद तो खैर मौके पे भी थी और वो वीडियोस जो है उसमें तो मना कर रही हैं लोगों को कोर कमांडर हाउस में या जना हाउस में जाने से। तो ये साजिश के ऊपर यह सज़ा मिली है, और साजिश अगर एक थी तो ये मुख्तलिफ जगहों पे जो भी जलाओ घराव हुआ तो हर जगह का जो वकूआ है उसकी सज़ा एक ही शख्स को मिलेगी। कितने वकूए? मैं 10 लोगों को ललकार देता हूँ, वो मेरी बात सुनते हैं और मैं कहता हूँ हमला कर दो अपने अपने उस पे टारगेट पे। तो वो 10 लोग जो हैं वो एक जो है वो एक घर को जलाता है, दूसरा जहाँ पे मौजूद है वो अपने कहीं किसी जगह करता है। ऑब्वियसली मेरी जोग्राफियाई मौजूदगी, शायद मैं कानून की बात कर रहा हूँ, मैं ठीक दुरुस्त या गलत की बात नहीं कर रहा। इसका फैसला तो अदालत ने करना था और अदालत ने किया, और अगर उसमें कोई लैक्यूना होगा, कोई फ्लॉ होगा तो वो उससे ऊपर की अदालत में जाएंगे। फिर उसके बाद भी एक और राइट ऑफ अपील तीसरा भी है, वहां जाएंगे तो वो तो चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं तो उस लीगल पॉइंट को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि जो ये अगर कहा जाए कि वाकया एक था, तो ये दो मुख्तलिफ वाकयात थे, दो मुख्तलिफ वाकयात थे। 9 मई के वाकयात ने जो है बड़े बड़े सियासतदानों को बड़ा कानूनदान भी बना दिया है, और समझने के लिए बहुत कुछ है इन मुकदमात में, और लिखे हुए फैसले जो अब जारी किए जा रहे हैं। नहीं पचौता साहब, लाहौर की जो अदालत ने ये फैसले सुनाए हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये तीनों जो लीडरान हैं, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, महमूद, ये तो ऑलरेडी जेल में हैं, तो और बाकी जो लीडरान जिनको सजाएं मिली हैं उन्होंने अभी तक गिरफ्तारी नहीं दी, बड़ी उनकी भी तादाद है। तो ये क्या होने जा रहा है? गिरफ्तारियां देंगे, नहीं देंगे? अपील का टाइम भी गुजर रहा है। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह साहब, आपने मौका दिया। सबसे पहली बात यह है कि 9 मई की अगर मैं बात करूं केसेस की, सरगोदा जज अब्बास हैं, उनके पास 9 मई के 2 मुकदमात 348, 355 ये दोनों गए। उन्होंने इस साजिश वाले इल्ज़ाम को, ये साजिश वाली जो सारी स्टोरी है और तमाम एविडेंस को मुस्तरद किया, बल्कि उन्होंने लिखा कि ये फैब्रिकेटेड एविडेंस है। तो जब एक जज ये कह रहा है कि फैब्रिकेटेड एविडेंस है और ये जो गवाही है ये झूठी है, तो आर्टिकल 13 वहां लगता है कि फिर ये नहीं हो सकता कि उस गवाही को किसी और अदालत में पेश करके या उसी अदालत के अंदर पेश करके एक नए जज के जरिए सजा दिलवाई जाए, उसी एविडेंस को भी और उसी शहादत को भी। तो ऐसा ही किया गया कि उस जज को चेंज किया गया
और एक तीसरे मुकदमे के अंदर वहीं पे यानी सरगोदा में सजा दी गई जो कि आर्टिकल 13 की खिलाफ वर्जी है। ठीक है, नंबर 1। अगर एक जगह पर आपने कहा कि जी अब ये जज साहब आके ये कह रहे हैं कि जी ये एविडेंस भी ठीक है और ये गवाही भी ठीक है, वो जमान पार्क चक्री वाली, तो फिर ये नहीं हो सकता कि उस गवाही को ही इस्तेमाल करके आप फैसलाबाद के अंदर सजा दें, लाहौर के अंदर सजा दें। खैर नहीं, एक शख्स को एक पंचोता साहब ये चीजें हो रही हैं, ये तो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, आपके जितने भी कानूनी नुक्ते अपनी जगह। मेरा सवाल ये है कि क्या आपकी क़यादत गिरफ्तारी देगी या मजीद सजाओं का इंतजार करेगी और एक साथ ही देगी गिरफ्तारी? सर देखें, मामला ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त 300 के करीब केसेस हैं, तो इसमें आप देखें कि आप क्या उनको जो है वो 3000 साल सजा दे देंगे? यानी कोई कानून या निजाम या कोई आइन कोई चीज तो है ना। खैर ये सजाएं तो पैरेलल चलेंगी ना, ये सजाएं तो पैरेलल चलेंगी। 50-60 साल के करीब एक एक बंदे को सजा इस वक्त हो चुकी है और जो जेलों में है वो नहीं। पंचोता साहब ये सजाएं पैरेलल चलेंगी, एक साथ चलेंगी और मैक्सिमम 10 साल ही होगी जेल। देखें मैक्सिमम सजा 10 साल होगी, लेकिन अगर 10 साल के बाद ठीक है जी एक मुकदमे को फिर से उठा के फिर 10 साल सजा दे दी जाएगी तो वो बंदा तो जेल में रहा। अब आप देखें 4 मुकदमात में इमरान खान को अगर सजा एक यके बाद दीगरे दी गई तो नए मुकदमात आ गए, फिर वो सजा आगे कंटिन्यू हो गई। तो ये एक पैटर्न है जिसके जरिए पीटीआई को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ उनके पास परफॉर्मेंस के लिए कुछ नहीं है। उनसे पूछें जी कि आपकी क्या राय है मईशत के हवाले से, सलाब के हवाले से, आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से। ये बताएं ना कि इसी मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी को, पंचोता साहब ये बताएं, इसी मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी को बरी किया गया और ये तीसरा मुकदमा है जिसमें शाह महमूद कुरैशी बरी हो रहे हैं और इसमें जो खदीजा शाह हैं वो भी पीटीआई की आपकी रहनुमा, उनको सिर्फ 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। तो आप क्यों समझते हैं कि ये इंसाफ नहीं है? देखें जो खदीजा शाह हैं उनके हवाले से मैंने सुना है कि 10 साल सजा सुनाई गई है और जहां शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनके हवाले से ये कहा गया कि वो इधर मौजूद नहीं थे, कराची के अंदर थे, तो बाकी भी वहां मौके के ऊपर मौजूद नहीं थे, बाकी के खिलाफ भी कोई एविडेंस नहीं थी। ये तो अब अदालत ने उनको बरी किया है, लेकिन इस बात को ये कह देना कि देखें जी वो बरी हो गए तो भाई 2.5 साल का हिसाब कौन देगा जो उनको जेल में बेगुनाह रखा गया। इसी तरह इमरान खान जिन मुकदमात में बरी हो रहे हैं या नेक्स्ट बरी होंगे तो एक एक दिन का जो उनको अजीयतें दी जा रही हैं, जो उनकी फैमिली को हरासा किया गया, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जो आइसोलेशन है, जो सख्तियां पाबंदियां या एक इंसान का बुनियादी हक है उसकी आज़ादी वो छीन के आपने जेल में डाला, उसका कौन हिसाब देगा? यहाँ नून लीग ये तमाम लोग जितने भी हैं आकर कहते हैं जी उस जगह उस टाइम के ऊपर फलाने बंदे को गलत सजा हुई, राना सनाउल्लाह को, इसको उसको ही। लेकिन जब यहाँ अब बात की जाती है तो ये कहते हैं जी देखें जी उसको सजा हुई है, उसको पकड़ा गया तो अब ये भी भुगते हैं, यानी उसको लेजिटिमेट करार देते हैं। हालांकि ये तमाम केसेस 2-4 केसेस जो हैं पीटीआई के दौर में होंगे, बाकी सारे केसेस नवाज शरीफ साहब या किसी पे भी तो वो तमाम के तमाम पहले के दर्ज थे केसेस। उसमें आपकी हुकूमत का कोई कसूर नहीं था, वो पहले के केसेस, आपकी हुकूमत का उसमें कोई कसूर या किरदार नहीं था। किस हवाले से जी? ये जो नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो मुकदमात बने, या देखें जो नवाज शरीफ हैं उनके खिलाफ सारे मुकदमात पहले के थे। एक मकसूद चपरासी वाला, मतलब वजीर आजम बतौर वजीर आजम इमरान खान का इसमें कोई रोल नहीं था और ना ही वो इसमें दिलचस्पी रखते थे। वो सिर्फ जेल से एयर कंडीशन उतारने में और टीवी निकालने में दिलचस्पी रखते थे। नहीं देखें जो उन्होंने बयानात दिए टीवी उतारने के हवाले से, उनको टीवी मुयस्सर रहा, उनको एसी की सहूलत मुयस्सर रही। अगर बयानात दिए तो क्या प्रैक्टिकली ऐसा हुआ? चलो ठीक है, अमली तौर पे नहीं। 2017 के अंदर नवाज शरीफ साहब को सजा हुई, इमरान खान की हुकूमत 2018 के अंदर आई, ठीक है। तो अगर आप करप्शन करेंगे, बदयांती करेंगे, माल लूटेंगे तो वो तो इनके ऊपर केसेस 90 से जब से ये आए तब से शुरू है, क्योंकि इन्होंने खजाने बनाए ना, आवाम को क्या दिया। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे। राना सनाउल्लाह भी सेनेटर बन गए हैं, इससे पहले भी बड़ी शख्सियत सेनेटर बनी हैं और इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। और नेपाल में सोशल मीडिया इनकलाब ले आया है, इसको इनकलाब तो नहीं कहेंगे मगर हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया गया है। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब, राना सनाउल्लाह भी सेनेटर बन गए हैं और यकीनन अब वज़ीर भी बनने के लिए तैयार होंगे।
आपकी बारी कब आएगी? ये तो सियासी जमात का फैसले होते हैं, इसमें कोई इनफरादी राय कोई अहमियत नहीं रखती। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जब कोई मुनासिब मौका आएगा, जब अल्लाह को मंजूर होगा तो आ जाएगी। आपके नजदीक सेनेट कितना बड़ा ऐवान है? सेनेट कितना पुरवकार ऐवान है? सेनेटर फैसल वाडा भी सेनेटर हैं, राना सनाउल्लाह भी सेनेटर हैं, तो कोई फर्क आपको दिखता है दोनों में? देखिए, ये फर्क तो समाज में भी मौजूद है, सोसाइटी में भी मौजूद है, हर हाउस में मौजूद है, दुनिया के हर महकमे में, बल्कि हर कमरे की छत के अंदर मौजूद है कि मुख्तलिफ मजाज के, मुख्तलिफ प्रोफाइल के, मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग मौजूद होते हैं। मगर आपकी पार्टी ने तो दोनों को सपोर्ट किया है ना, दोनों सोच को, दोनों नजरियात को सपोर्ट किया है। जी, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि सियासी जमात भी एक समुंदर होता है, उसमें मुख्तलिफ नदियाँ जो हैं वो छोटी बड़ी, कोई पुरशोर होती है, कोई बड़ी पुरसुकून होती है, कोई शफाफ होती है, कोई थोड़ी, तो ये बहुत सी चीजें जो हैं वो शामिल होती हैं। तो सियासी जमात एक मखसूस तबके का, एक मखसूस मकतबा फिक्र का, एक मखसूस किरदार के या मखसूस जो है वो मुआशी बैकग्राउंड के लोग नहीं होते। तो इसलिए हर किस्म के लोगों को सियासी जमात सपोर्ट भी करती है। सही। और नहीं पचौथा साहब, एक और बड़ी खबर इस वक्त जो गर्दिश कर रही है हमारे खित्ते में ही, सार्क रीजन है, साउथ एशिया का रीजन है, नेपाल में जो सोशल मीडिया के नौजवान हैं उन्होंने तो हुकूमत का तख्ता उलट दिया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो बुनियादी हकूक सलब कर लिए जाएं, जमहूरियत जो है ख़त्म कर दी जाए, लोगों के हकूक सलब कर लिए जाएं, वहाँ आज़ादी जो है अदलिया की, इदारों की ख़त्म कर दी जाए, अवाम का मैंडेट लूटा जाए, तो इस तरह की चीज़ें जो आज होती हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब आया, वोट लोगों ने इमरान खान को डाला, उनकी जमात को डाला, लेकिन उसको कबूल नहीं किया गया। फिर लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आए और इसी तरह से आगे गोलियां चलाई गई। अब अगर हमें पाकिस्तान का आइन जो है वो इजाजत देता कि हम भी आगे से गोली चला लेते हैं तो फिर किसी के पास बंदूक होती, लेकिन क्योंकि हम पुरअमन शहरी हैं और हम हमेशा पुरअमन एहतजाज, पुरअमन कॉल, पुरअमन का कहते हैं, इसलिए हमने 79 लोगों के ऊपर गोलियां चलाकर और फिर वो सारा आपके सामने किया गया। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि नेपाल में जो कुछ हुआ आप उसकी तायद करते हैं, हिमायत करते हैं? मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि जहां भी जबर होता है, जबर और जब ताकत सामने होती है, पूरी दुनिया में आप देख लें, इससे पहले बांग्लादेश के अंदर क्या सूरत हाल हुई, 1971 के अंदर पाकिस्तान जो है वो 2 टुकड़ों के अंदर क्यों तकसीम हुआ? वो इसी वजह से तकसीम हुआ कि उस वक्त भी अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया। तो अवाम को उसके फैसले जो है वो करने देने चाहिए। और इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब, आप कैसे देखते हैं ये सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगी और नेपाल में नौजवान सड़कों पर निकल आए, तख्ता उलट दिया उन्होंने? जी, आप अगर इसको अपने 9 मई के हवाले से देखें, आप ये कहते हैं कि नेपाल का 9 मई था? ये काबिश एक कोशिश यहाँ पे हो चुकी है ना जी। नहीं, लेकिन ये तो हुकूमत का तख्ता उल्टा है, इसमें कोई फौज का तो कोई रोल नहीं है नेपाल में। नहीं, हुकूमत का तख्ता उल्टा है, लेकिन यही कोशिश एक दफा यहाँ पर हो चुकी है, बगावत कराने की, फौज को वो करने की। आप ये कह रहे हैं कि नेपाल में जो कुछ हुआ है वो एक बड़ा जुर्म सरजद हुआ है लोगों से, या उन्होंने बगावत की है और वो काबिल सजा है, आप ये कह रहे हैं? जी, और क्या, उन्होंने कोई काबिल तारीफ, जब कोई आदमी यानी पार्लियामेंट हाउस पे हमला कर दे, आग लगा दे, कुछ करे, तो वो उसको किसी तौर पे भी जब हथियार उठा लेते हैं उसको किसी तौर पे काबिल तारीफ तो कम से कम फेल नहीं कहा जा सकता। बहरहाल काबिल तारीफ तो हमारे कुछ सियासतदानों की जुबान में नहीं है। और हाल ही में एक वीडियो सामने आई जिसमें नईम हैदर पंचौता साहब आपकी तरफ से जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे वो भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे और आप शायद उन्हें दोहरा भी नहीं सकते कहीं भी। और इसी हवाले से अरीमा खान ने कहा है कि जो कुछ भी उस रोज़ हुआ वो उसकी मजम्मत करती हैं। तो आपको भी कुछ अफसोस है अपनी ज़ुबान पे जो आपने उस रोज़ इस्तेमाल की और वायरल भी हो रही है मीडिया पे, या आप खड़े हैं उन गालियों पे जो बज़ाहिर वीडियो में आप देते नज़र आ रहे हैं?
देखिए मतीउल्लाह साहब, ये सारा जो वहाँ कुछ हुआ मेरी तरफ से, जो जिस तरह अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, ये बेसिकली तो एक इश्तियाल जो है इस तैयब नामी शख्स ने। अच्छा, आप मुश्तिल हो गए वकील साहब, आप कानूनदान हैं, आप सियासतदान हैं, आप मुश्तिल हो के आपने गालियां निकाल दी। गुजारिश ये है कि मतीउल्लाह साहब आप भी सवाल करते हैं, हम हर रोज प्रोग्राम के अंदर आते हैं, हर रोज आके बात करते हैं, किसी शख्स को आज तक हमने ना गाली नहीं। आज तो मुझे बड़ा डर लग रहा है आपसे सवाल करते हुए वैसे। नहीं, देखें कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इमरान खान को जब आवाज, हमेशा आप बात करते हैं, आप तनकीद भी करते हैं, खुल के करते हैं, लेकिन हमने कभी आपको ऐसा नहीं बोला। इसी तरह से मैं आज तो आप कायम हैं, आपने जो जुबान इस्तेमाल की आप उस पर कायम हैं, ठीक किया आपने जो किया। देखिए, जब आपके लीडर और उस लीडर की बहन जिसकी उम्र 70 साल के करीब है, उसके ऊपर कोई हमला करेगा, उससे बदजुबानी करेगा या आपके लीडर को गालियां निकालेगा, तो कोई मेरा ख्याल में गैरतमंद शख्स जो है, बहरहाल मेरे ख्याल में वीडियो में तो दूसरी तरफ से ऐसे कोई शवाहिद सामने नहीं आए, मगर फिर भी आप अगर कायम है अपनी जुबान पे, तो ये आपकी जी। मेरे ख्याल में वक्त खत्म हो रहा है जी। लास्ट सेंटेंस। देखिए, ये आप मेरे सामने तमाम सबूत हैं जिसमें वो हमें बेगैरत तक कह रहे हैं, यजीद इमरान खान को कह रहे हैं, फितना कह रहे हैं, बुशरा बीबी साहबा के हवाले से कह रहे हैं कि वो बेगोरी है। ये तमाम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था? प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुकम्मल तौर पर हर रोज आके, मतलब एक लहजा होता है ना कि आप सवाल करें, आप सख्त सवाल करें, वो जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप किसी पे इल्जामात लगाएं या आप पीछे से एक एजेंडे के साथ चलें कि आप बहुत शुक्रिया, कैमरे घुसाएं, माइक घुसाएं और कहें कि आप जबरदस्ती मुझे दें जवाब, वो जवाब दे, फिर भी आप बाज रहे हैं, तो उससे लगेगा कि आप ये जानबूझकर एक प्लान के तहत करें जो अंडे भी मारेगी और सारा वाकया। बहरहाल आपका बस भी सहाफियों पे ही चलता है और बहुत सी जगहों पे आपका बस शायद नहीं चलता। सहाफी प्रोग्राम से बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।